20 नवंबर को IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। 30 नवंबर के करीब इसका मेंस का पेपर था। अब क्योंकि उस टाइम पे मैं तो बैठ के अपना SSC CGL की मेंस की तैयारी कर रहा था, तो IBPS PO को मैंने थोड़ा अपना साइड में रख रखा था कि भाई इसको तो बाद में देखेंगे, अभी CGL मेंस कम ज़रूरी है तो उस पर फोकस करते हैं। लेकिन जैसे रिजल्ट में देखा मैंने कि क्लियर हो गया है, आई डिसाइडेड कि ये जो 10 दिन है ना, 10 दिन में मेरे को पूरा IBPS PO पे फोकस देना है अच्छे से। और 10 दिन में जो मेरे को बेस्ट लगा करने का वो थी रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब मैंने बैठ के डिसाइड किया कि मैं 10 दिन रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगा, और उस पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग में मैंने क्या सीखा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ साथ ये समझेंगे कि उस रिवर्स इंजीनियरिंग से मेरा क्या स्कोर कार्ड मैं लेके आ पाया हूँ और आगे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। क्योंकि मेरे को मेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि ये पता करना कि एटलीस्ट मेरे को क्या स्कोर करना है। तो उसके लिए बैठ के मैंने थोड़ा PYQ के सारे पेपर डाउनलोड किए, कट ऑफ्स डाउनलोड की, और मैं अपने एक मैजिक स्कोर पे पहुंचा। मतलब मैजिक स्कोर मैंने कैसे निकाला, सारी PYQ की कट ऑफ में ये देखा कि इंटरव्यू में ना मिनिमम पासिंग नंबर है 40, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इंटरव्यू में मेरे को सिर्फ 40 नंबर मिलने वाले हैं। और फिर उसके हिसाब से मेरे को कितने नंबर चाहिएंगे मेंस में कि मैं इंटरव्यू की टेंशन मुक्त हो जाऊँ, और बैठ के एक मेरे मतलब दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को अचीव करना है। तो वो पूरा मैंने एनालाइज करके जो मेरे को समझ आया कि हर बार ना अपना जो कट ऑफ होती है उससे +30 के अराउंड नंबर चाहिए होते हैं अपने को। +30 मतलब कि मेरे को इंटरव्यू में बेयर मिनिमम 8 नंबर मिलने वाले हैं। अब अगर मेरा ये स्कोर 30 से कम रहेगा तो मेरे को इंटरव्यू में ज़्यादा कवर करने पड़ेंगे। ये कंक्लूजन था। तो ये कंक्लूजन रखते हुए मैंने अपने मैजिक मार्क्स पकड़े और मैजिक मार्क्स के अराउंड ही पूरी स्ट्रेटजी बनाने का डिसीजन लिया। मतलब ये काम करने में मेरे को 1 दिन लग गया था, और इसी के साथ साथ मैंने पूरे PYQ के जो 5 साल के पेपर थे वो डाउनलोड कर लिए। तो अब ये डाउनलोड करते हुए पेपर और ये देखते हुए मैं पेपरों में एक एक सेक्शन के अंदर से जाता रहा टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग। और ये रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ है जो मैं बाकी एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे से लगा चुका हूँ। CGL में मतलब अभी जब मेरे को मेंस देना था तो पहले एटलीस्ट ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या टारगेट लेना है। तो उसमें मैंने ये पूरा ब्रेक डाउन करके ये 5 कैटेगरी डिसाइड की थी, एक एक करके हमें आगे मूव करना होता है। तो CGL में भी ये मेरे को फाइनली रैंक 230 लाने में काम आई है। मतलब JSO में रैंक 230 आई है मेरी। UPSC प्रीलिम्स में सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं हर बार लगाता हूँ। और जो ये वाली स्ट्रैटेजी है ना, मतलब इसका मेन फंडा क्या रहता है, टू नो द एग्ज़ाम। मतलब आपको अगर पेपर पता है ना, पेपर क्या है, पेपर क्या एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, तो आप बड़े आराम से चीज़ें पढ़ पाओगे। ये वाला ब्रेकडाउन है जो मैंने UPSC प्रीलिम्स के लिए कर रखा है। तो ये ब्रेकडाउन ना समझते हो, बस आप इतना जान लीजिए कि इसी तरीके की स्ट्रैटेजी से मैंने 4 में से मतलब 4 बार प्रीलिम्स अटैम्प्ट किया है, 3 बार प्रीलिम्स अच्छे मार्जिन से क्लियर किया है। क्योंकि UPSC के अटैम्प्ट छोड़ के आया हूँ, CGL का पेपर देना है, और CGL के साथ साथ किसी भी पेपर में जिसमें रीजनिंग और क्वांट आएगी वो पेपर मेरे को देना है। ये मैंने खुद को बोला था कि भाई UPSC छोड़ रहे हो तो बैठ के कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, जहाँ पे तुम्हें लगता है तुम्हारी स्ट्रेंथ है। 30 नवंबर जिस दिन मैंने अपना मेंस लिखा था, उस दिन आते अपना क्या डिसाइड, मतलब आते ही सबसे पहले हम सारे एस्पिरेंट करते क्या, एक आइडिया लगाते हैं कि क्या हमारा स्कोर आ रहा होगा। तो मैंने भी अपना कुछ नंबर काउंट करके रखे थे कि ये मेरा स्कोर आ सकता है। तो इसके लिए मतलब ये मेरे एस्टिमेटेड रेंज थे अलग अलग मार्क्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। रीजनिंग में और क्वांट में मेरे को लगा था कि 35 to 40 मेरा स्कोर होने वाला है। जनरल बैंकिंग और अवेयरनेस में मेरे को लगा था कि 15 to 18 मेरा स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश का क्योंकि मैं बैंकिंग का भी प्रीलिम्स दिया था तो वहाँ पे भी मेरे 27 मार्क्स थे। तो मुझे आइडिया था कि पेपर कैसा गया है। पेपर काफ़ी टफ था, यूँ नहीं कि सिंपल था, कि मतलब SSC जैसी इंग्लिश नहीं थी, थोड़ी टफ थी, लेकिन आंसर दिखाई दे रहे थे। मतलब थोड़ी मेहनत करा रहा था एग्जामिनर, दिमाग ख़राब हो रहा था, बट आपको आंसर दिखाई दे जा रहे थे आफ्टर पुटिंग एफर्ट्स। लेटर और ऐसे राइटिंग मतलब वो भी ठीक ठाक की थी मैंने। मतलब लेटर का फॉर्मेट सीख लिया था, वो अप्लाई किया था अच्छे से। और ऐसे राइटिंग तो क्या था, मतलब ऐसे राइटिंग में मैं काफ़ी कंफर्टेबल था, क्योंकि मतलब ऐसे राइटिंग क्या है, 15 मार्कर, ये एक UPSC का 15 मार्कर का क्वेश्चन ही है। और मेंस में ना जाने 3 बार मेंस लिखा है तो कितने 15 मार्कर्स लिख चुका हूँ मैं अब तक। तो ऐसे राइटिंग के लिए मेरे को इतनी कोई चिंता थी नहीं, और मेरे को उम्मीद थी कि ये स्कोर मेरे रहेंगे।
तो अब यहाँ पे जैसे हर बार अपन जब भी कोई पेपर देते हैं ना, हर एस्पिरेंट एक स्कोर की उम्मीद रखता है दिमाग में। वो वाला स्कोर होता है हमारा हाईली ऑप्टिमिस्टिक स्कोर। मतलब मेरा भी ये हाईली ऑप्टिमिस्टिक स्कोर था कि मैं मतलब अगर सारी लोअर लिमिट लूँ तो 90, अपर लिमिट लूँ तो 108, कि इतना स्कोर मेरा आना चाहिए। तो अब इसके बाद भाई मतलब हमेशा सब कुछ ऑप्टिमिज्म पे नहीं, रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए हमारा। तो इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैटन किया, कम किया, कि मेरा रियलिस्टिक स्कोर मेरे को फीलिंग है कि इतना होना चाहिए। सिमिलर फीलिंग मेरे को प्रीलिम्स में थी कि मेरा स्कोर 45 to 55 होना चाहिए। आके मैंने एक कट ऑफ की वीडियो देखी, उन्होंने 55 बोल दिया। मुझे लगा मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि अराउंड 50 मैं सोच रहा था होगा, तो अपना बैठ के मैं सीजीएल मेंस की तैयारी करने लगा। लेकिन क्योंकि एकदम से रिजल्ट आया, एकदम से हो गया, 10 दिन बचे थे, तो बैठ के रिवर्स इंजीनियरिंग ही करनी थी। और वो सब मैंने सीखी है, आपके साथ शेयर करूँगा एकदम पूरी ईमानदारी से। आई एम वेरी श्योर काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो सारे पार्ट्स अच्छे से देखने हैं और समझने हैं। तो अभी तो सबको मतलब सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी यही होगी कि क्या स्कोर आया है मेरा। अगर स्कोर ना देखना हो, इमोजी है, मैसेज ये भी कन्वे कर देंगे पेपर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये मेरे डिफरेंट सेक्शंस में स्कोर है। रीजनिंग में मेरा 10.75 आया, डीआई में मेरा 9.50 आए। तो अब जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर क्या था, अप्रोक्सीमेटली मैं 35 से 40 मान रहा था कि इतना आ सकता है। और उस हिसाब से क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हुए थे, क्वेश्चन सोल्व भी हो गए थे। कुछ गलती हो गई हो, पता नहीं क्या हुआ। या अब यहाँ पे मैं एसएससी सीजीएल वालों को एक ये बात बताना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन का दुख सिर्फ हमें नहीं है, बैंकिंग में भी है। वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। नॉर्मलाइजेशन सबको पीट रही है अभी, पता नहीं यहाँ पे कैसे पीटा है या क्या क्वेश्चन हुए हैं, गलत हुए हैं। एंड इसके लिए एक जो कोई भी सीजीएल का बच्चा बैंकिंग का पेपर देगा, उसके लिए एक टिप है ये, मेंस का पेपर 3.5 घंटे का होता है। तो जो पहला सेक्शन आता है ना, पहला सेक्शन रीजनिंग आता है, मतलब दोनों बार अब तक रीजनिंग आया है, आगे पता नहीं क्या रहेगा। तो रीजनिंग जैसे पेपर चालू होता है, पहले 15 मिनट वहाँ पे मच जाती है एकदम फिश मार्केट, मतलब मच्छी बाजार बना देते वो एग्ज़ाम सेंटर को। तो जब भी अगर आप कोई सीजीएल वाला या कोई बैंकिंग वाला पेपर देने जाए, तो दिमाग में क्लियर रखना, पहले 15 मिनट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाली है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, जब डिस्टर्बेंस हो रही है ना, कोई पजल मत उठाना, कोई मशीन इनपुट आउटपुट मत उठाना, या कोई बड़ा क्वेश्चन मत उठाना, क्योंकि उसमें क्या होता है आप कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो मेरा रीजनिंग का पहला 15 मिनट एकदम ख़त्म गया था, कुछ नहीं कर पाया मैं। कोई उठ के आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, एकदम सब लगे पड़े हैं, हाय 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 हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब इतने सब एस्पिरेंट इतने परेशान हो जाते हैं, इतनी टाइम की मेहनत होती है, और ये गंदे गंदे सिस्टम हमें पकड़ा देते हैं। तो मतलब परेशान होना भी बच्चों का लाजमी बनता है। तो ये तो थी मेरी रीजनिंग और डीआई के स्कोर्स। जो मेरे मेन यहाँ पे मेरे को पेपर अपने नंबर देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा चीज़ गई है वो है बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग। और ये ठीक जाना मेरे लिए एक तरीके से, मतलब मैं पहले से थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा था कि ये वाले सेक्शन कैसे मेरे अच्छे जा सकते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना ये जो पूरा प्लान था ये डिज़ाइन किया था। मतलब मैंने क्या किया था, जैसे ही जब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा था तो बैठ के मैंने एक साल का पेपर एनालाइज किया। मतलब 5 साल के मेंस डाउनलोड किए, एक मेंस को देखा, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे मिनिमम इतने नंबर तो निकल सकते हैं, ये क्वेश्चन डुएबल लग रहे हैं, मैक्सिमम इतने निकलेंगे कि इतने तक क्वेश्चन होंगे। अब जो सीजीएल वाले बच्चे आप ध्यान से देखना, 25-25 नंबर मैंने मैक्सिमम रखे थे क्वांट और रीजनिंग में, आउट ऑफ 60। मतलब समझ रहे हो, 50% भी नहीं। 50% में सीजीएल में कुछ नहीं है, मतलब सोचना भी पाप है वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ये मैक्सिमम लिमिट रख दी थी, 10 दिन है, 10 दिन में मैं 25 नंबर तक का ये अचीव कर पाऊँगा, इतनी ही प्रैक्टिस करनी है। कभी भी अपने टारगेट को, स्पेशली शॉर्ट टर्म टारगेट्स को, एस्पिरेंट्स को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये प्रॉब्लम सब एस्पिरेंट की होती है। हम शॉर्ट टर्म टारगेट्स को तो करते हैं ओवर एस्टिमेट, और लॉन्ग टर्म टारगेट्स को करते हैं अंडर एस्टिमेट, जिसके कारण 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई, ढंग से नहीं हुई, तो हम एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि हमें अगर लगातार तुम 15 दिन 6 से 8 घंटे लगातार दे दोगे ना, तुम पहाड़ चढ़ जाओगे। तो लॉन्ग टर्म को तो अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और शॉर्ट टर्म को ओवर एस्टिमेट करते रहते हैं। मेरे दिमाग में क्लियर था, मेरे को कोई और एस्टिमेशन नहीं करना था।
मैंने रीजनिंग और क्वांट में टारगेट रखा मिनिमम 15 मैक्सिमम 25। सिमिलरली मैंने बाकी भी अपने तीनों टारगेट डिसाइड किए पेपर देख देख के, और ये एक रियलिस्टिक स्कोर पे पहुंचा। मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म इतना ज़्यादा रखना नहीं है। रियलिस्टिक ये स्कोर था जो अगर पेपर अच्छा जाए अचीवेबल है। अब इसको मैंने अपना जो मैजिक मार्क है वो डिसाइड किया हुआ था। अब क्योंकि ये वाला डिसीजन यूँ था कि ये पेपर के लेवल पे डिसाइड होगा। अगर रिसेंट के 2 साल जितना टफ पेपर आएगा तो ये नंबर कम हो जाएगा। अगर 2018-19 जैसे जब पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली आसान आ रहा था तो ये नंबर बढ़ जाएगा। इसकी लर्निंग इतनी ही है, जो कट ऑफ होता है उसमें +30 कर दो। ये मतलब ये पूरा बैठ के यहाँ पे ये जैसे ये फॉर्मूला लगा के ये सारे मैजिक मार्क मतलब आराम से एक्सेल शीट टाइप है, बड़े आराम से निकल जाते हैं। बस थोड़ा सा टेबल बनानी आनी चाहिए। तो ये मैजिक मार्क मैंने निकाल रखा है विद द एनालिसिस की। मैं ये मान के चल रहा हूँ इंटरव्यू में मेरे को एग्जामिनर 8 नंबर दे रहा है आउट ऑफ 20। तो जो बाकी नंबर बचे हुए हैं वो मैं सारे रिटर्न में निकाल लूँगा। ये एकदम ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। रियलिस्टिक क्या होगा, जो जो इनसे नंबर मेरे कम रह जाएंगे वो नंबर मैं बाद में इंटरव्यू में कवर करूँगा। तो CGL वालों, अगर तुम 225 में से ये नंबर है, तुम 90 नंबर ले आते हो ना, सिलेक्शन पक्का है। बैंकिंग के टफ क्वेश्चन देख के डरो मत। तो अगर हम ये वाले मार्क्स देखें ये पांचों, तो इंग्लिश में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर रहे हैं। ये भी मतलब ठीक ठाक स्कोर लग रहा है, जो एस्टिमेटेड था वो है। ये जो मैंने मतलब अपना टारगेट लिया था ये मैंने मैक्सिमम ही सोचा था, मैक्सिमम ही मिल गया है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होने का एक कारण ये भी है, पेपर में भी मैं अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाया था। दूसरा कारण, सोच तो मैं यहाँ रहा था 30-35 तो आ जाने चाहिए, आए 20 है। क्योंकि सिर्फ 10 दिन थे मेरे पास, तो इन पे मैंने इतना एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि दिख रहा था यहाँ पे पेपर इतना टफ आ रहा है कि कूल माइंड से बैठ के अगर मैं पेपर वहाँ पे ढंग से कर पाया ना तो भी डिसेंट नंबर ले आऊँगा। अब जैसे मैंने अपने ये नंबर मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड किए थे, हर एस्पिरेंट के लिए ये नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन आपको अपना एक टारगेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम के लिए मेरे को ये वाली टारगेटेड अप्रोच ठीक लग रही है कि आप हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम क्राइटेरिया रख लो, एक मैक्सिमम क्राइटेरिया रख लो। इंश्योर करो कि आप मिनिमम को अचीव कर पा रहे हो। और ये मिनिमम भी ना इतना भी मिनिमम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत एफर्ट लगेंगे। या आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। मैक्सिमम ये तो गॉड लाइक नंबर होते हैं, इतने नंबर देखते हैं एक आधे के आएंगे तो, मतलब एक आधे सब्जेक्ट में आ जाते हैं किसी किसी के। जैसे मेरे डिस्क्रिप्टिव में 19 आ गए, यहाँ पे 28 के करीब आ गए, यहाँ पे भी मतलब 15+ आ गए। अभी बाकियों की स्कोर कार्ड देख रहा हूँ तो 15+ थोड़ा अच्छा स्कोर लग रहा है। स्टार्टिंग में तो मेरे को लग रहा था, क्योंकि UPSC में तो इतना प्रीलिम्स दिए है कि GK GS तो थोड़ा संभाल लेंगे, करंट अफेयर पढ़ ही लेते हैं, तो मेरे को लगा 25 तक भी आ सकते हैं, लेकिन वो लालच हो जाता है। रियलिस्टिक टारगेट रखने हैं हमें। रियलिस्टिक टारगेट है ये किसी के लिए ज़्यादा हो सकते हैं तो आप इनको कम कर लो, ये आपको थोड़ा कम लगे तो इनमें 3-3 नंबर ऐड कर लो। तो अपने हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट्स मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एस्पिरेंट, बैंकिंग वाला जो सिर्फ बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहा है, आज ही अपने रियलिस्टिक टारगेट्स आप बना लेना। तो इस पूरी वीडियो में आगे हम क्या क्या देखेंगे, मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, बैंकिंग के इस छोटी सी साइकिल में मैंने जो सीखा वो SSC CGL एस्पिरेंट्स के लिए कैसे यूज़फुल रहने वाला है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, SSC वालों, बैंकिंग से इतना नफरत ना करो। मतलब मैंने ये पाया है, ऐसे पूरा SSC समाज एकदम बैंकिंग के तो इतने विरोध में खड़ा हो जाता है कि यार यहाँ पे तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है, हमसे बंधुआ मजदूरी कराई जाएगी। भाई बॉन्डेड लेबर नहीं करना पड़ेगा आपको। और अगर अभी हम अनएम्प्लॉयड है तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि CGL का तो पेपर हम देते हैं एक बार, मतलब PO के ना साल में 3 पेपर होते हैं, और कट ऑफ का आपको आइडिया नहीं होता, आपको सिर्फ क्वेश्चन की टफनेस का आइडिया होता है। टफनेस देखते रहते हो, कट ऑफ देख लो, मतलब कट ऑफ देख लो ना। ये 2 सब्जेक्ट है, 120 नंबर है, 120 में से तुम 30 नंबर ले आओ, हो गया काम। मेरे तो 20 ही आए हैं, जिसके 40 आ गए वो तो भगवान है भाई इस पेपर में। मतलब यहाँ पे 20 नंबर होने के बावजूद भी मतलब स्कोर 85 के राउंड है, जो मेरे मतलब जो मैजिक मार्क था 30 नंबर ज़्यादा, तो 18 नंबर ज़्यादा मैं रीच कर पाया हूँ। बाकी 12 नंबर उम्मीद करते हैं इंटरव्यू से कवर हो जाएंगे।
तो वो 12 नंबर कवर करने के लिए जितना मेरा एस्टिमेटेड रेंज है कि हाँ 65 नंबर तक इंटरव्यू में चाहिए मेरे को, तो अब इंटरव्यू में 65 मिलेंगे या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। जितना मेरे पास टाइम था, जितना मैं CGL को टाइम देते हुए ये दे पाया वो मैंने ट्राई किया। और SSC वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी थोड़ा इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। तो मेरा इंटरव्यू था 16 फरवरी को नोएडा में, सेक्टर 62 में इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में मतलब मेनली 5-6 एरिया है जो उन्होंने मेरे से कवर किए थे। सेकंड शिफ्ट में इंटरव्यू था, तीसरे नंबर पे मैं गया था, हमारे पैनल में सबसे पहले चालू हो गया था। तो इसलिए क्या हुआ कि जनरली पैनल में 5 मेंबर होते हैं, मेरे वाले में 4 ही थे। जाते ही मैडम ने पहले क्वेश्चन पूछा मेरे ग्रेजुएशन से, मेरे बैकग्राउंड से। ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग है IIT कानपुर से, तो उसके बारे में वो जानना चाहते थे। 2-3 क्वेश्चन पूछे, फिर बैकग्राउंड पूछा कि मतलब मैं अभी UPSC अटैम्प्ट दे रहा हूँ, UPSC एस्पिरेंट हूँ, इसके अलावा और क्या क्या एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। तो वो पूरा मैंने उनको समझाया, बता दिया। थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कॉलेज लाइफ के बारे में पूछे थे। उसके बाद जो पहले सर है उन्होंने क्वेश्चन पूछे बेसिक इकोनॉमी के, मतलब उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने कह दिया सर बेसिक इकोनॉमी पढ़ के आया हूँ और करंट अफेयर पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने बेसिक इकोनॉमी पे मेरे को मतलब पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कशन किया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के सारे कंपोनेंट तोड़ के उन्होंने अलग अलग कंपोनेंट के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछे कि ये पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है। थोड़ा एनालिटिकल टाइप पूछ रहे थे, लाइक इंडिया में अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कैसे इंश्योर कर पाते हैं, उसमें FDI का क्या रोल होता है, रेमिटांसिस का क्या रोल होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का क्या रोल होता है। तो सब पे एक 2 लाइन का डिस्कशन हुआ, मतलब वो पूछ लिए। मैंने थोड़ा जितना समझ आया उतना बता दिया। माहौल थोड़ा चिल ही था कि यहाँ बैठ के यूँ नहीं था कि कुछ डांट रहे थे या कुछ था, पूछ रहे थे, मैं आंसर थोड़ा बहुत दे रहा था। फिर अगले सर ने बजट के बारे में पूछा। बजट के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे। वो इंश्योरेंस का पूछा था एक, फिर कि इंश्योरेंस में 100% FDI क्यों कर दिया है। और फिर उन्होंने बेसिक इकोनॉमी में जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पूछा था, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन किया। 2-3 क्वेश्चन थे वहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टीचर है जो नेक्स्ट सर थे, उन्होंने पूछा कि मतलब वाई वी शुड सिलेक्ट यू, इस टाइप से। तो मैंने जो आंसर दिया उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि मेरा एनालिटिकल स्किल थोड़ा बढ़िया है। तो एनालिटिकल स्किल को उन्होंने फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से जोड़ के एक क्वेश्चन दिया था, अच्छा था। मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि एक कंपनी है जो बाहर से पैसे ले रही है, अब वो एक्सचेंज रेट का जो बर्डन है वो किस पे पड़ेगा वो समझाना था। जो डॉलर का कन्वर्जन है वो 70 to 80 हो गया मान लो, लेकिन उनका इंटरेस्ट उनको इतना मिल रहा था। तो वो पूरा बैठ के थोड़ा समझाया मैंने, थोड़ा फिर उन्होंने मेरे को समझाया, तो बैठ के सुना, आराम से बातें की। उसके बाद नेक्स्ट सर ने मतलब मेरे पापा जो अभी हम APMC मार्केट में हैं, तो APMC मार्केट के बारे में अच्छे डिटेल में डिस्कशन किया। 4-5 क्वेश्चन पूरा पूछे, फैमिली बिजनेस समझा कैसे क्या होता है मार्केट में है। तो मतलब APMC है तो सीधा MSP पे तो जाना ही जाना था, मतलब MSP अच्छे से तैयार करके गया था मैं। 3-4 क्वेश्चन पूछे, पूरा समझा दिया। तो मतलब ओवरऑल बीच में एक आधे पॉइंट में मैं अटक रहा था, लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। और मैं मतलब चिल था, इंटरव्यू बैठ के थोड़ा मतलब हैप्पी बाहर आया था कि हाँ शांति थी। जितना दिन प्रिपेयर किया था उतने दिन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक तैयारी हो गई थी। तो ये तो था मेरा इंटरव्यू का। अब देखते हैं कितने नंबर आएंगे, मतलब 50 आ जाए, 70 आ जाए, मुझे नहीं पता। लेट्स होप रिजल्ट पॉजिटिव रहे। तो जो बैंकिंग वाले एस्पिरेंट है, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने नंबर, अपना एक्सपीरियंस और अपने व्यू थोड़ा शेयर करना और बताना आपका कैसा था। ये मैंने प्रेफरेंस में ऑर्डर भरा था। मतलब इसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की ये नाम सबसे ज़्यादा सुना हुआ है, ये भर दिया। उसके बाद एक यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें कोई सर थे, उन्होंने समझा रखा था कि नॉर्थ वाले है ना, नॉर्थ वाले ऐसे ऐसे भर दो। जो उन्होंने बताया मैंने उठा के सीक्वेंस डाल दिया। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं था, लेकिन वो मैं प्रिपेयर करके गया था। टॉप 3 बैंक तैयार किए थे इंटरव्यू के लिए। अब मैं SSC वाले एस्पिरेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स को देखिए। 3 अपॉर्चुनिटी है, अगर सिर्फ PO का देना है 6 हो जाएंगी, अगर क्लर्क वाला भी दोगे तो। क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन कट ऑफ दिखा रही है आपको सच्चाई। मतलब 225 में से 90 नंबर कह रहा हूँ, 225 में से 90 ले आओ, बाहुबली वाली फीलिंग आएगी आपको। क्वांट में तो 120 में से 30 ले आओ, 30-40 में तो बाहुबली के भी भगवान बन जाओगे। तो अब अपन ये पूरा तीनों सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे कि ये तीनों मैंने कैसे किए थे। क्वांट और रीजनिंग इतना ज़्यादा कर नहीं पाया था मैं, बस बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था।
जब PYQ वाला जो था ना, मतलब PYQ वाला जो मैं एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें जब क्वांट और रीजनिंग आए तो उसके मैंने थोड़े से पजल सोल्व कर लिए थे, टेबल DI के क्वेश्चन कर लिए। पजल करने मैंने प्रीलिम्स में सीखे थे, तो उनको ही थोड़ा अप्लाई कर रहा था। लेकिन मतलब मैंने क्या रियलाइज़ किया असली पेपर में और जो PYQ वालों में जो मेमोरी बेस्ड था, जनरली मेमोरी बेस्ड में थोड़ा डाटा ज़्यादा दे देते हैं वो, या तो ये हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन जो कर रहा था वहाँ पे पजल्स हो जा रही थी, लेकिन जो असली पेपर था वहाँ पे पजल्स करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। सेम मैथ का DI करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, या ये भी कारण हो सकता है पहले पेपर आसान आते थे इसलिए कट ऑफ ऊपर जाती थी, पिछले 2 साल से पेपर मुश्किल आ रहा है इसलिए कट ऑफ भी नीचे गई है। इंग्लिश में मेरे स्कोर प्रीलिम्स में भी अच्छे हैं, मेंस में भी अच्छे हैं। तो उसका मेन कारण क्या था, जब भी मैं अभी ये जो 5 साल के पेपर एनालाइज कर रहा था ना, मतलब मैं बस रिवर्स इंजीनियरिंग पे चल पड़ा था और मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ये नंबर इतनी रेंज में होने चाहिए। जो वो रेंज मैंने डिसाइड की थी वो 5 दिन के एनालिसिस के बाद मैं डिसाइड कर पाया था। मतलब उन 5 दिन के एनालिसिस में मैं बैठ के पूरा पेपर, मतलब PYQ ही 5 पेपर किए थे मैंने, रोज़ का एक पेपर निपटाता था। उसमें मैथ की प्रैक्टिस कर ली, इंग्लिश का पढ़ लिया, GK रिसर्च कर लिया। तो वो सारा समझाता हूँ मैंने क्या किया था और इससे डायरेक्ट जो लर्निंग है वो आप भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्लिश मैंने रियलाइज़ किया काफ़ी टफ आ रही है, लेकिन आप पढ़ के कर पा रहे हो। और क्योंकि CGL में बेसिक इंग्लिश काफ़ी पढ़ ली थी, तो जो सीधा वो 5 की प्रैक्टिस से ही काफ़ी हो गया। अब वहाँ पे ना थोड़े क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आते हैं, कई बार डबल फिलअप करने होते हैं, कई बार ट्रिपल हो जाते हैं, उनको थोड़ा घुमा के दे देते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश करनी है, सबसे पहले आप PYQ वाले जो 5 साल के PYQ है ना मेंस के, अगर मेंस के लिए करना है तो उन 5 की PDF डाउनलोड करके वो वाली इंग्लिश कर लीजिए। अब अगर वहाँ पे सॉल्यूशन ना हो तो आप वही वाले पेपर का डिस्कशन ऑनलाइन ढूंढ लेना, वरना टेक्स्ट बुक, मतलब मैंने वो PDFs टेक्स्ट बुक से डाउनलोड की थी और उनमें सॉल्यूशन दे रखे थे। एक्सप्लेनेशन नहीं था, सॉल्यूशन था, उतने से मेरा काम चल गया था। तो आपको अपना इंग्लिश में PYQ अच्छे से करने हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं लेकिन डूएबल होते हैं। अवेयरनेस और टाइपिंग, मतलब SSC वालों के लिए हम SSC वाले इसको टाइपिंग बोलते हैं, बैंकिंग वाले इसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। तो इन दोनों का देखते हैं मैंने क्या किया था। तो जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें मैंने रियलाइज़ किया पूरा एनालिसिस करते हुए मेनली 2 चीज़ें पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। एक तो हमसे वो पूछ रहा है कि बेसिक इकोनॉमी की टर्म्स है उनके बारे में, बैंकिंग के बारे में, मेनली बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी। तो उसके लिए जो मेरे UPSC के नोट्स थे इकोनॉमी के, वो मेरे को लगे कि ये तो सफिशेंट है, तो मैंने एक बार उनकी रिवीजन कर ली थी हल्की सी, क्योंकि वो पहले कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो लगा टाइम 6-7 घंटे लग गए बैठ के पढ़ने में, लेकिन एक बार में वो रिवीजन हो गई। वहाँ से जो अब की बार क्वेश्चन आए थे ना, वो पेड अप कैपिटल वाले छोटे मोटे क्वेश्चन थे, 5 करोड़ था, वो CRAR की रेशो पूछ रखी थी, तो वो वाले क्वेश्चन मेरे वहाँ से मैनेज हो गए। अगर कोई SSC वाला क्वेश्चन इकोनॉमी का पढ़ना चाहता है, देखो SSC वालों के लिए ये है काफ़ी आसान कंपैरेटिवली। हम GK में पढ़ते हैं इतना ज़्यादा, यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ इकोनॉमी पढ़नी है। और इकोनॉमी में भी बहुत लिमिटेड पढ़ना है, उसकी आराम से PDF मिल जाएगी आपको, तो आपका GK ख़त्म। अब जब मैं करंट अफेयर की एनालिसिस कर रहा था, जब भी क्वेश्चन आ जा रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, जिस साल का मेंस का पेपर हुआ था उस साल की डेट मेरे पास थी। जब भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आए तो मैं ना उसको सर्च करता था कि ये खबर किस साल की थी, और फिर उसमें रिलेशन निकाल के देखता कि मान लो नवंबर में पेपर हुआ, ये खबर अक्टूबर की पूछी, ये खबर सितंबर की पूछी। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया बैठ के 4-5 पेपर देखने के बाद कि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़ जो एग्जामिनर बैंकिंग वाला IBPS PO मेंस में पूछ रहा है वो 4 महीने के करंट अफेयर थे। तो इससे मेरे को सीधा समझ आ गया कि मेरे को 4 महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, जो मेरे प्लान का अगला स्टेप रहेगा पढ़ने के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे को क्या समझ आई, जनरली हम सोचते हैं कि 1 महीने पहले करंट अफेयर पढ़ना छोड़ देते हैं हम, इन 30 नवंबर को पेपर है तो हम सोचेंगे अक्टूबर तक के पढ़ लो। ऐसा नहीं होता भाई, इसमें ये जनरली क्या करता है, जितना मेरे को लगा 1 हफ्ते पहले तक के पढ़ने होते हैं अपने को। तो मैंने डिसाइड किया कि 1 हफ्ते पहले तक के मैं करंट अफेयर अच्छे से करूँगा। तो करंट अफेयर का मैंने अपनी एक विंडो बना ली एनालिसिस करते हुए, 4 महीने से लेके 1 हफ्ता, और चलूँगा उल्टे सीक्वेंस में, क्योंकि रिसेंट वाले ज़्यादा पूछ रहा था
और जैसे जैसे पीछे जा रहे थे उनके नंबर कम हो जा रहे थे क्वेश्चन के। और असली पेपर में भी भगवान की कृपा से ऐसा ही रहा। तो अब एसएससी वाले और बैंकिंग वाले दोनों के मन में डाउट हो सकता है कि हम करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है भाई करंट अफेयर अपडेटेड। देवर्षि सर का चैनल है, मतलब इनके चैनल की तारीफ करते हुए ख़त्म नहीं होंगी जितना मेहनत करके ये चीज़ें करा रहे हैं। अब देखो इसमें आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ लो। जब भी आपका पेपर होगा तो पेपर से 4 महीने पहले के करंट अफेयर तो आपको करने हैं पूरे डिटेल में। तो उसके लिए सर हर महीने एक मंथली मैगजीन देते हैं और उसकी वीडियो देते हैं। और उससे 25 दिन पहले के भी आपको करंट अफेयर करने हैं पूरे पेपर से 25 दिन पहले। मतलब 29 को पेपर है, 30 को पेपर है, तो 25 नवंबर तक के आपको करंट अफेयर करने हैं। उसके लिए आप इनकी वीकली मैगजीन्स का इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये वीकली वीडियो डालते हैं, मतलब ये करंट अफेयर देते हैं सारे टाइप का। अपने को इस्तेमाल क्या करना है, अगर आपको रेगुलरली पढ़ने का मन है बहुत ज़्यादा बैंकिंग वालों को, तो आप सिर्फ इनकी वीकली देखिए और मंथली देखिए। डेली पे मत जाना, इतना एफर्ट नहीं लगाना है। और चाहे तो वीकली भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मंथली किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। अगर सिर्फ रेगुलरली मंथली देखते रहोगे काम हो जाएगा। और 4 महीने पहले की मंथली देखनी ही देखनी है। और पेपर से जस्ट पहले, क्योंकि मान लो अभी 30 नवंबर को पेपर है, तो नवंबर की मंथली इतने सर नहीं निकालेंगे ना, तो आप वीकली देख लेना। वो 22-23 नवंबर तक वीकली करा देंगे। और वीकली से भी बहुत क्वेश्चन आएंगे और मंथली से भी, मतलब 4 महीने में भर के क्वेश्चन आ जाएंगे। करंट अफेयर यहाँ से निपटा लेना। बेस्ट टीचर है करंट अफेयर के लिए फॉर 1 डे एग्जाम्स। सेक्शन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में देखो टाइपिंग की स्पीड की दिक्कत एसएससी वालों को तो होती नहीं है, वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमें क्या इंश्योर करना है कि हम लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग ये अच्छे से सीख पाए। तो मैंने उसके लिए थोड़ी वीडियो सर्च की, 3-4 चैनल देखे, थोड़ा भगा के देखा, तो मेरे को बेस्ट लगे ये सर वरुण सर है। इनके 2 लेक्चर देखे मैंने अच्छे से। एक में इन्होंने पूरा लेटर राइटिंग सिखाई, एक में इन्होंने पूरा एसे सिखाया। अब जैसे इन्होंने लेटर राइटिंग की इस एक वीडियो में क्या कर रखा है, सिर्फ ये आपको ये नहीं बता दे रहे कि ये लेटर का फॉर्मेट है, ये कर लेना वो कर लेना। टाइपिंग में जो जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है ना एग्जाम के टाइम, पूरा अच्छे से इन्होंने डिस्कस किया है। ये वीडियो ज़रूर देखना, दोनों 2 वीडियो देखो, सारा समझ आ जाएगा आपको। साथ साथ जो लेटर का ये इन्होंने लेटर का बताया 3-4 फॉर्मेट लिखवाए थे, वो मैंने उठा के फॉर्मेट लिख लिए। अब क्योंकि ऐसे में मेरे को इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इनके ऐसे अच्छे से देखे कि क्या बता रहे हैं, क्योंकि लेटर से मैं इतना इंप्रेस हो गया था कि यार ऐसे तो देखने ही पड़ेंगे। तो मैंने भगा के 2x पे देखा, तो इन्होंने कुछ पॉइंट बताए थे जो काफ़ी यूज़फुल रहे। जैसे एक बताऊं कि जब भी आप लेटर या ऐसे लिखो ना, आपको अच्छी इंग्लिश लिख के इम्प्रेस नहीं करना है। मतलब कोई इंसान तो चेक कर नहीं रहा है, एआई चेक करता है, मशीन चेक करती है, तो मशीन को तो आप इम्प्रेस कर नहीं सकते। इंग्लिश लिखेंगे सिंपल, फैंसी इंग्लिश के नंबर नहीं है, करेक्ट इंग्लिश के नंबर है, सिंपल इंग्लिश लिखेंगे एकदम। नंबर 2, जो भी टॉपिक हो उसके ना आप दिमाग में कीवर्ड निकाल लेना कि ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में मेरे को ये कीवर्ड तो हिट करने ही करने हैं। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड हिट करोगे उतने अच्छे स्कोर आने का चांस बढ़ेगा। तो मैंने भी यही किया था। जैसे लेटर मैंने लिखा था, न्यूज़पेपर एडिटर था कोई या थी कोई, तो उनको थैंक यू बोलना था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो मैंने भर के रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया, उनको थैंक यू बोला, आपने ये कर दिया वो कर दिया, और फॉर्मेट ठीक लिखा ही था। अब फॉर्मेट के लिए एक और आप काम क्या कर सकते हैं, मतलब ये भी ट्रिक एक वीडियो में देखी थी, शायद इन्होंने बताई हो या करिश्मा मैम ने, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, जब आप इंग्लिश कर रहे हो ना, इंग्लिश नहीं, जब आप जीके कर रहे हो, जीके में आपके पास टाइम बच जाता है, 5 मिनट बचे, 8 मिनट बचे, तो उस टाइम पे क्या करो, रफ शीट मिली होती है हमें, तो रफ शीट पे ही अपना लेटर का फॉर्मेट लिख लो। क्योंकि जैसे ही पेपर डिस्क्रिप्टिव का चालू होगा, दिमाग एकदम ख़राब होने वाला है, टक 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 आवाज़ रहेगी, हाथ पैर फूल जाएंगे। तो जितना जल्दी अगर आपने लेटर का फॉर्मेट लिखा है, आपने शीट पे लेटर का फॉर्मेट लिखा हुआ है, 3 घंटे से आप पेपर दे रहे हो, दिमाग एकदम थक चुका है। अब जैसे डिस्क्रिप्टिव में अगर आपने लेटर का फॉर्मेट सोचना पड़ गया ना, आप वहाँ पे अटको ही अटकोगे।
तो सीधा जो आपने लिख रखा है देखा, छापा, टाइपिंग तो करनी आती है, सब्जेक्ट डाला, जो जिस हिसाब से क्वेश्चन फंस जाए, बॉडी लिखी, कंक्लूजन कर दिया, जल्दी से ख़त्म कर दो। मतलब सर तो कहते हैं आइडियली 8-9 मिनट में कर दो, 7 मिनट में कर दो, मैंने आराम से 10 मिनट ली थी, क्योंकि मेरे को पता था ऐसे में मेरे को ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसका स्ट्रक्चर मतलब एक 15 मार्कर ही आंसर है, मैं आराम से बना लूँगा, 4 पॉइंट लिखने हैं, हो जाएगा। तो मैंने आराम से 10-11 मिनट में लेटर लिखा, शायद 10-11 ही लग गई थी। फिर ऐसे देखा मैंने, ऐसे में मेरे को लगा जो टॉपिक पसंद आया गिग वर्कर वाला, तो वहाँ पे क्योंकि गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी, सोशल सिक्योरिटी कोड, इतना ज़्यादा इसके डिटेल में पढ़ा है, और जस्ट अभी मैंने APFC का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी गिग वर्कर्स के बारे में, ये सोशल सिक्योरिटी कोड है, मैं एकदम अच्छे से पढ़ के गया हुआ था, मतलब चीज़ें याद थी, मैंने टकाटक जो कीवर्ड आए सारे डाल दिए। अब क्योंकि लेटर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, तो थोड़े से वर्ड्स, मतलब 300 कितने वर्ड थे मेरे, शायद 25-30 वर्ड बचे होंगे लिखने, लेकिन हाँ कंक्लूड कर दिया। बहुत फैंसी इंग्लिश लिख नहीं पाया था, और बहुत ज़्यादा करेक्ट भी नहीं लिख पाया था। ये सोच रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर लिखा हो, मैंने बस काम चलाऊ इंग्लिश लिखी थी, नॉर्मल इंग्लिश लिखी, बस ये ट्राई किया कि कीवर्ड्स को मैं हिट करता रहूँ, उनको ना छोड़ूँ। और ये सर का ही कमाल था, जो इनकी 2 एडवाइस काम आई, कीवर्ड को हिट करो, नंबर ही नंबर आएंगे। और एक और एडवाइस जो इनकी थी, जो इन्होंने वीडियो में समझा रखी है, कि आपने जैसे कई बार डिलीट करना, मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है ना, इन्होंने बता दी थी। 1-2 प्रॉब्लम मेरे को आई, लेकिन क्योंकि मेरे को पहले से पता था कैसे हैंडल करनी है, तो वो हैंडल हो गई। तो थैंक यू सर। तो इनके 2 वीडियो ज़रूर देख लेना। जो बीच में मैंने करिश्मा मैम का बताया था, अब देखो इनके वीडियो मैंने देखे, और ये काफ़ी हेल्पफुल मेरे को इस सेंस में लगे कि बैंकिंग में जो भी क्या क्या हो रहा है, उनका ये थोड़ा अपडेट अच्छे से देते रहते हैं, और समझा देते हैं चीज़ों को। छोटी मोटी जो स्ट्रैटेजी होती है, आपको कैसे सोचना होता है, मतलब काफ़ी वीडियो डाल रखी है, इस सब्जेक्ट को आपको कैसे हैंडल करना है, इन्होंने अच्छे से समझा रखा है, इंग्लिश, GK सब कुछ। इसके साथ साथ मेनली मैंने इनके चैनल का अच्छे से इस्तेमाल किया इंटरव्यू के लिए, मतलब इनका ये चैनल है, देख लेना, बैंकिंग की अवेयरनेस के लिए पूरा ख़त्म है। अगर जो मैं वो PDF बता रहा था ना आपको, कि आपको बैंकिंग की PDF चाहिए, तो एक PDF शायद इनके चैनल पे भी इंटरव्यू के टाइम पे देखी मैंने, वो वाली भी काफ़ी अच्छी लगी, वो देख सकते हो आप। तो जब इन्होंने इंटरव्यू का किया था, तो इंटरव्यू का इनका मैंने ये चैनल ज्वाइन कर लिया था, टेलीग्राम पे था, फ्री में था। जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन पे लिखा है ना कि ये इंटरव्यू को ये ईजी कर देंगे, इन्होंने कर दिया। कैसे किया था वो समझिए। जब मैं इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा था, तो क्योंकि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रिसेंटली था, तो मैंने 5-6 पिलर डिसाइड किए कि मेरे को ये पिलर कवर करने हैं, और उस पर मैंने 2 दिन काम किया अच्छे से मेहनत करके। जब जो चीज़ें मैं समझ पाया ना कि ये चीज़ें करनी है, और फिर जैसे मैंने इनकी वीडियो देखी एक, तो उसने मेरी एकदम आंखें खोल दी कि ये एक वीडियो है, ये टॉपिक्स वाली वीडियो डाली थी इन्होंने, जो चीज़ें मैंने इतना मेहनत करके 2-3 दिन में सीखी, समझी, वो इन्होंने 1 घंटे में आगे मेरे को सिखा दी। तो मैंने इनकी वीडियो 2x पे देखी, PDF डाउनलोड की, PDF को अपना टैबलेट में डाउनलोड किया, और उस पर मैंने एडिट कर लिया। तो इंटरव्यू के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई थी। इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम पे हमारे साथ क्या होता है, काफ़ी एंजाइटी रहती है कि किस पैनल में क्या पूछा जा रहा है, पैनलिस्ट कैसे है, तो उस चक्कर में ना हम अपना काफ़ी टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। 1-2 वीडियो देख लेना जब इंटरव्यू की आप दे रहे हो, कि उनका एक्सपीरियंस सुन लिया, लेकिन उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत खुद नहीं है। आप अपना बेसिक चीज़ें रिवाइज कीजिए। जैसे मेरा देखना ना इंटरव्यू का क्या पूछा है, बेसिक ही पूछा गया है, तो आप ये अलग अलग वीडियो देख के, अलग अलग चैट्स पढ़ के, ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना होगा ना वो ये मैडम कर देंगे, मतलब हमारे में तो किया ही था एटलीस्ट। ये क्या करते थे, जहाँ से अलग अलग एक्सपीरियंस इंटरव्यू का इनको समझ आया, वो अपने चैनल पे डालते रहते, और फिर बाद में उसकी कंपाइलेशन करके इन्होंने 2 कंपाइलेशन डाली थी। 2 कंपाइलेशन से ही सारी क्लैरिटी आ गई। मतलब इन्होंने कंपाइलेशन में क्या किया था, जो ये वाले पिलर थे ना, इन पिलर के अकॉर्डिंग जो एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे इन्होंने डिवाइड कर दिए। जो मेहनत हमको करनी पड़ती है वो मेहनत इन्होंने करके दी थी।
तो काफ़ी हेल्प की उस मेहनत ने, और एक क्लैरिटी भी दी कि यार बेसिक चीज़ें ही पढ़नी होती है हमें। जैसे ये देखिए, मतलब मेरे इंटरव्यू में कुछ भी इन्होंने रॉकेट साइंस का नहीं पूछा था। सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड थे, मतलब जो ग्रुप में डिस्कस हो रहे थे, मैडम ने बताया था, और बेसिक आइडिया भी लग गया था कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वही कुछ आया था। और जो ये बताया मैंने कि इंटरव्यू ग्रुप का एक तो ये होता है, इसके अलावा और भी आपका एक कोई छोटा ग्रुप बन सकता है। जैसे हमारा क्या बन गया था, मतलब एक छोटा ही था, अब तो थोड़े कम मेंबर है, आज थोड़े ज़्यादा चले गए, 110-120 के करीब थे। तो हर इंटरव्यू डेट का, मतलब हर इंटरव्यू वेन्यू का एक एक शायद मेंबर, मतलब ऐसा चैनल बन जाता है। तो आप अपने वाले सिर्फ अपने वाले चैनल को ज्वाइन करना। ये मत सोचना आप नोएडा गए तो पटना वाले में चले जाओ, वहाँ से कुछ पता लग जाएगा, गुजरात में, क्योंकि इंटरव्यू तो ऑल ओवर इंडिया होते रहते हैं। तो अगर यूं घूमते ये पता करते रह गए ना कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है, वो आपको कहीं से पता लग जाए, बहुत एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे आपके। एक चैनल ज्वाइन करना है, वही वाला जो आप वाले वेन्यू का हो। ये हमारे वेन्यू का चैनल था। यहाँ पे आगे वो बस थोड़ा, मतलब इसका फ़ायदा यही था कि वो थोड़ा बता देते ना कि यार इंटरव्यू वाले अच्छे हैं, थोड़ा आराम से बात कर रहे हैं, पीट नहीं रहे अंदर, तो थोड़ा संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ डिसेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम बेसिक पढ़ेंगे, वो पूछेंगे, हम बता देंगे। थोड़ा स्माइलिंग रहना है, थोड़ा चीयरफुल रहना है, कि ठीक ठाक हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे आपको तो प्लीज़ बाकी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना। और एसएससी वालों, अगर तुम अभी तक रुके हुए हो, तुम भी भाई थोड़ा देख लो बैंकिंग का, जो अभी एसएससी में अपने साथ हो रहा है। नंबर काउंट करते 320 330, मिलते पता नहीं कितने हैं। यहाँ पे थोड़े डिसेंट नंबर ले आओ। पेपर टफ होना भी एक फ़ायदा होता है कि अगर आप एटलीस्ट तैयारी करोगे ना, तो यू विल बी डिफ्रेंशिएटेड। आसान पेपर में तैयारी 2 महीने कर लो, 2 साल कर लो, बात बराबर खड़ी हो जाती है। और बैंकिंग के क्वेश्चन टफ है तो कट ऑफ कम है, समझ लो। वर्क जॉब में स्ट्रेस है, मान गया, सैलरी बढ़िया है, ये आप जान लो। वर्कलोड का स्ट्रेस अगर आपको अनएम्प्लॉयड के स्ट्रेस से ज़्यादा लगता है तो फिर आप मत दीजिए बैंकिंग का। तो उसके बाद, मतलब इस मेरे चैनल पे मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है जो एसएससी वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये मेरे को पूरा यकीन है। अगर आप एसएससी के नए एस्पिरेंट है और आपको अलजेब्रा पूरा डिटेल में पढ़ना है, मैंने अलजेब्रा को 6 पिलर में तोड़ के अच्छे से एक वीडियो में पूरा समझा रखा है। करीब 10 घंटे की वीडियो है, लेकिन ये 10 घंटे की वीडियो आपको किसी भी प्लेलिस्ट की वीडियो की 15 वीडियो से ज़्यादा कंटेंट देगी, अच्छे से समझाएगी, स्ट्रेटेजिकली समझाएगी, आपको चीज़ें सीक्वेंस में समझ आएगी, जो एक बिगिनर एकदम स्टार्टिंग से एंड तक कवर कर लेगा। और जिन एसएससी एस्पिरेंट्स को बार बार दिक्कत आती है पेपर में, वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि पेपर पूरा कैसे अटैम्प्ट करना है एकदम टाइम लिमिट में, टू एंश्योर कि कोई ब्लंडर ना हो। या जो नए एस्पिरेंट है, आपको समझना है कि मॉक्स वगैरह कैसे देते हैं आप, उसमें क्या एनालिसिस कैसे करना होता है। तो इस पर मैंने पूरी एक अच्छे से वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारा समझाया आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चनों को पूरा ब्रेक डाउन करके कैसे समझना होता है, क्वेश्चनों को स्किप कब करेंगे, पेपर को एनालाइज कैसे करेंगे। और इन सबको मैंने अपने पेपर में अप्लाई करके 163.5 रो मार्क्स लाए, जो नॉर्मलाइजेशन से करीब 172-173 हो गए थे, जिसके कारण मैंने जीएसओ की कट ऑफ भी क्लियर की और उसमें रैंक भी 230 आई। पेपर 1 ने एकदम बट्ठा गोल कर दिया, तो वहाँ पे रैंक नहीं आ पाई। तो अगर आपको एक, मतलब फुल प्रूफ तैयारी चाहिए तो चैनल से जुड़िए। टाइम टू टाइम जो काम की चीज़ें होंगी, जो आपको डाउट आएगा बता देना, मैं ट्राई करूँगा एकदम अच्छे से एड्रेस करने की। तो एंड में ये बोलूँगा, सब चिल है भाई, आराम से बैठ के ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।